हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर एवोल्यूशन के बारे में और उसके 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था एमबीआई के बारे में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके 100 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्विक रिवीजन के तौर पे फटाफट से एमसीक्यूज करेंगे एवोल्यूशन के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? हु इज नोन एज अ फादर ऑफ एवोल्यूशन? जो फादर ऑफ एवोल्यूशन है वो कौन है? किसको जाना जाता है? ग्रेगोर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क और ह्यूगो डी व्रिज। देखो, ग्रेगोर जॉन मेंडल जो है वो तो जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना, तो फादर ऑफ एवोल्यूशन जो है वो कौन है? चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखो। द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक किसने लिखी थी? देखो, इस बुक का पूरा नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, और ये बुक लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा, है ना। तो ये भी चार्ल्स डार्विन ने ही लिखी थी। हालांकि इसके अंदर जो पोस्टुलेट्स थे वो एक और साइंटिस्ट थे, उनके भी थे, वो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा किसके थे। ठीक है, और डार्विन जो है, उनकी बुक जो है वो सिर्फ डार्विन की नहीं थी, एक साइंटिस्ट और था, उनकी भी थी। ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड देखिए, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वो थ्योरी जो है एक्सप्लेन करने वाला कौन है? मतलब थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये तो लेमार्क की थी। डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी और जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो देखो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वो डार्विन जो है, डार्विन भैया की थ्योरी जो है वो कहती है, तो डार्विनिज्म जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है। कौन कहता है? डार्विनिज्म। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, द टर्म एवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। देखो, टर्म एवोल्यूशन जो है वो यूज किसने किया था? सबसे पहले यूज किया था हर्बर्ट स्पेंसर, एरिस्टोटल, चार्ल्स डार्विन और ह्यूगो डी व्रिज। तो सुनो ध्यान से, ये टर्म एवोल्यूशन जो है वो यूज सबसे पहले किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट्स देख लेते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू। एवोल्यूशन किसके कारण होता है? एक्वायर्ड ट्रेट्स, जेनेटिक वेरिएशंस, डिवाइन क्रिएशंस एंड नन ऑफ द अबव। तो सुनो ध्यान से, एक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं वो तो हमेशा आगे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं, डिवाइन क्रिएशन ये नहीं माना जाता कि यार कोई सुपरनेचुरल पावर है उसने ये सब किया होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो ये काम करती है एवोल्यूशन को लेकर के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, the theory of use and disuse was proposed by। थ्योरी यूज और डिसयूज किसने प्रपोज की थी? डार्विन ने, लेमार्क ने, वैलेस ने या ह्यूगो डी व्रिज ने? सुनो ध्यान से, यूज और डिसयूज की थ्योरी क्या होती है? लेमार्क भैया जो है उन्होंने ये बात कही थी। वो कहते हैं कि अगर बाय चांस कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी ऑर्गन का यूज बहुत ज्यादा करता है तो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के अंदर वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप हो जाएगा और साइज में बड़ा हो जाएगा। और अगर उस चीज का यूज नहीं करता है कोई ऑर्गेनिज्म तो वो ऑर्गन धीरे 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 छोटा होता होता एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल के तौर पर उसने जिराफ की आगे वाली टांगे और गर्दन का एग्जांपल दिया था। इसके अलावा एक्सटिंक्ट होने में उन्होंने सांप के पांव का एग्जांपल दिया था कि भैया सांप के पांव होते थे, उसने इसका यूज करना छोड़ दिया तो आज सांप के पांव नहीं होते, ठीक है ना। तो ये काम लेमार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन 6, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द डार्विन एवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ। डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन जो है किसका रिजल्ट है? नेचुरल सिलेक्शन का, म्यूटेशन का, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का या नन ऑफ द अबव का? अकॉर्डिंग टू द डार्विन नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके कारण से एवोल्यूशन होता है। कारण से होता है नेचुरल सिलेक्शन के कारण से एवोल्यूशन होता है। तो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है उन्हीं ने तो बताई थी। क्वेश्चन 8 देखो, ह्यूगो डी व्रिज प्रपोज्ड। ह्यूगो डी व्रिज जो है उन्होंने क्या प्रपोज किया था? नेचुरल सिलेक्शन, साल्टेशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और जीन फ्लो। तो देखो, उन्होंने ह्यूगो डी व्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। क्या दी थी? म्यूटेशन थ्योरी दी थी। और ये जो म्यूटेशन थ्योरी है उसमें जो लार्ज म्यूटेशंस होते हैं, बड़े बड़े सडन आने वाले लार्ज म्यूटेशन जो है उनको उन्होंने साल्टेशन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? साल्टेशन। तो साल्टेशन वाली जो कंसेप्ट है वो दिया था, जो ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी। जो डार्विन की थ्योरी है इनमें से कौन सा पार्ट वो उसका पार्ट नहीं है? डार्विन की थ्योरी का कौन सा ऑप्शन है जो उसका पार्ट नहीं है?
स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, बिल्कुल, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्ट्रगल करता है खुद के एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस का एग्जांपल जो है वो तो लेमार्क ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये उन्होंने बताया था बिल्कुल। वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स, ये भी बताया था उन्होंने। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है ये लेमार्क की थ्योरी का पॉइंट है, ये डार्विन की पॉइंट नहीं है। तो नंबर 10 देखते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज जॉइंटली प्रपोज्ड बाय, नेचुरल सिलेक्शन जो है उसकी थ्योरी वो जॉइंटली प्रपोज की थी नहीं, ये आ गया दूसरे साइंटिस्ट का नाम, सुनना, डार्विन एंड मेंडल, नो। डार्विन एंड वेलेस, यस, वेलेस एंड लेमार्क नो, मेंडल एंड लेमार्क नो। डार्विन और वेलेस ने मिलकर के ये काम किया था। तो सुनना ध्यान से, डार्विन ने तो काम कहां किया था, डार्विन ने जो डार्विन फिंचेस डिस्कवर की थी, ठीक है, उन्होंने एक आइलैंड पर काम किया था, नाम था गैलापागोस आइलैंड। और वेलेस ने जहां काम किया था उसका नाम था मलायार्क पेलेगो, क्या नाम था, मलायार्क पेलेगो पर काम किया था। तो डार्विन और वेलेस की थ्योरी है वो नेचुरल सिलेक्शन जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अपने। Which of the following is not an evidence of organic evolution? इनमें से कौन सा एविडेंस नहीं है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, ठीक है। फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स होता है, फॉसिल्स दिखाते हैं हमें कि एवोल्यूशन हुआ है। होमोलोगस ऑर्गन्स बिल्कुल बताते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स भी ये बताते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री बताते हैं, वहां से ब्रांचेस निकलते हुए बताते हैं, नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो बताते हैं, बिल्कुल। एनालॉगस ऑर्गन्स वो भी बताते हैं, क्लोनिंग नहीं बताता भैया। क्लोनिंग जो है उसमें कहीं भी वेरिएशंस नहीं आते, और जब तक वेरिएशंस नहीं आएंगे तब तक एवोल्यूशन है नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट्स, होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो क्या इंडिकेट करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये बात बताता हूं कि होमोलोगस ऑर्गन्स होते क्या है। होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली और ओरिजिन में तो सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शनली अलग अलग होते हैं। तो मैं बताऊं, ओरिजिन सिमिलर और फंक्शन डिफरेंट होते हैं उनके। तो ऐसा माना जाता है कि भाई वो सारे किसी कॉमन पॉइंट से निकल करके बाहर आए होंगे, ठीक है, तभी उनमें कॉमन एंसेस्ट्री दिख रही है। इसके अंदर बैट है, ह्यूमन का 4 लिम्स है, चीता जो है उसके 4 लिम्स हैं, और इसके अलावा वेल के फ्लिपर्स हैं, वो सारे एग्जांपल्स आते हैं। तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं, यानी फैलता हुआ। हो सकता है कोई कॉमन एंसेस्टर से ये सब निकले होंगे। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशंस और आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो क्या दिखाता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है। क्या दिखाता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एनालॉगस ऑर्गन्स इंडिकेट, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या दिखाते हैं, सुनो, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंट और फंक्शन में सिमिलर, फंक्शन सेम होते हैं इनके। तो यहां ऐसा माना जाता है कि भाई कोई ऐसे ऑर्गन्स जो कि स्ट्रक्चरली आपस में किसी भी तरह से कोई भी रिलेटेबल नहीं है लेकिन फिर भी फंक्शन सेम कर रहे हैं, वो चीज जो दिखाती है वो दिखाती है कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। कॉन्वर्जेंट का मतलब होता है एक साथ में आया हुआ एवोल्यूशन। क्वेश्चन 14 देखिए। A classic example of homologous structure is, एक homologous structure का एक क्लासिक एग्जांपल दे दो भैया। क्लासिक एग्जांपल है विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट्स, नहीं ये तो एनालॉगस का एग्जांपल है। 4 limbs ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स, बिल्कुल हो सकता है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये भी एनालॉगस है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये भी एनालॉगस है। तो 4 limbs ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स, देखो इनमें और इनमें तीनों में, दोनों में क्या होती है, 30 बोन्स होती है। क्या होती है, 30 बोन्स होती है। हालांकि बैट के जो विंग्स होते हैं उनमें 30 बोन्स है लेकिन वो उड़ने का काम करते हैं, लेकिन व्हेल के जो फ्लिपर्स है वो क्या काम करते हैं, तो तैरने का काम करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। फॉसिल्स आर स्टडीड इन, फॉसिल्स जो होते हैं वो स्टडी किए जाते हैं। फॉसिल्स की स्टडी ध्यान रखना हमेशा पैलिएंटोलॉजी कहलाती है। क्या बोलते हैं, पैलिएंटोलॉजी, आर्कियोलॉजी नहीं, एम्ब्रियोलॉजी नहीं, पैलिएंटोलॉजी होती है, टेक्सोनॉमी नहीं होता, पैलिएंटोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन 16 देखिए। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल्स इज एप्लीकेबल अंडर स्मॉल पॉपुलेशन साइज, म्यूटेशंस, रैंडम मेटिंग और माइग्रेशन। देखो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कहता है भैया देखो कि किसी पॉपुलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है एलील्स की, वो फ्रीक्वेंसी अगली जनरेशंस में भी सेम रहेगी अगर कुछ फैक्टर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किए जाएं तो, जस्ट लाइक ए जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशंस। तो ये सब चीजें अगर नहीं की जाए तो आगे आने वाली जनरेशंस में भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब रैंडम मेटिंग होती है, उसके अंदर कंसेप्ट पढ़ते हैं ये रैंडम मेटिंग में लागू होते हैं। तो यहाँ
एप्लीकेबल अंडर रैंडम मेटिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है ना। क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन इज, हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन क्या कहती है? हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन ये बताती है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये डोमिनेंट होमोजाइगस को दिखाएगी, ये रेसेसिव होमोजाइगस को दिखाएगी, ये हेटेरोजाइगस को दिखाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन द हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन 2pq रिप्रेजेंट्स, लो अभी बताया था मैंने, ये क्वेश्चन और आ गया। हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन के अंदर 2pq क्या दिखाता है? 2pq दिखाएगा हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, इसको दिखाएगा हेटेरोजाइगस, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं, होमोजाइगस रिसेसिव नहीं, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स को और म्यूटेशन रेट को तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स को दिखाएगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन आपको पता है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था नीट वालों ने, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी हो जाएगा ये, है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स मोस्ट स्ट्रांगली इन लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन और नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के अंदर। तो ध्यान रखना जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कई अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। कोई कुछ एलील्स होते हैं, जैसे ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कैपिटल ए डोमिनेंट है ना, ज्यादा ज्यादा है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ के कुछ मेंबर्स जो होते हैं अगर वो चले जाएं कहीं पर और अपनी कुछ पॉपुलेशन बना लें ऐसे कुछ करके, तो इसके अंदर आप देखोगे कि हो सकता है मे बी जो पिछली पॉपुलेशन के अंदर कम थे वो इस पॉपुलेशन के अंदर थोड़े ज्यादा हो जाएंगे ना। ये प्रोसेस जो होती है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है और ये हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर लागू होती है। स्मॉल पॉपुलेशन में ये जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला कंसेप्ट जो है वो देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करेंगे अपने। एवोल्यूशनरी फोर्सेस इज डिस्टर्ब हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इन फ्लूइड, यानी कुछ एवोल्यूशनरी फोर्सेस जो है वो डिस्टर्ब करते हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को या उसके इक्वेशन को। वो क्या है? म्यूटेशंस, बिल्कुल म्यूटेशन इफेक्ट करता है, जीन फ्लो बिल्कुल करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी करता है, तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो आंसर हो जाएगा, सब ही करते हैं, क्या ना। क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्पेशिएशंस अकर्स ड्यू टू। स्पेशिएशंस, पहले तो सर ये बता दो कि स्पेशिएशंस क्या होते हैं। एक स्पीशीज से आगे कुछ जनरेशंस के बाद में एकदम नई स्पीशीज का बन जाना, दैट इज स्पेशिएशन। और बहुत जनरल भाषा में बोलूं तो नई स्पीशीज का बनना, पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज का डेवलप होना, दैट प्रोसेस इज स्पेशिएशन। अब ये किस कारण से होती है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण, बिल्कुल। कोई दो ऐसी स्पीशीज है या कोई दो ऐसे मेंबर्स हो गए जो अलग हो गए, किसी भी कारण से अलग हो गए, तो उनके कारण रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट बिल्कुल हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, तो ऑल ऑफ दी वो आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द कंसेप्ट ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय डायनासोर्स, फिंचेस ऑफ गैलापागोस, ह्यूमंस एंड एलिफेंट्स। देखो क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशंस। एडेप्टिव रेडिएशंस का कंसेप्ट जो है वो डार्विन ने बताया था ना। डार्विन फिंचेस जो कि गैलापागोस आइलैंड पर मिली थी, उनके बीक यानी चोंच जो है उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण हमने कहा था कि वो किसी एक ही स्पीशीज से अलग 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 तरह की स्पीशीज डेवलप हुई होंगी, और उनकी जो मूल यानी कि बेसिक जो चिड़िया थी वो थी सीड खाने वाली थी, है ना। तो फिंचेस ऑफ गैलापागोस इज बेस्ट एग्जांपल टू शो एडेप्टिव रेडिएशंस, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, when two species involve in response to each other it is called, यानी दो स्पीशीज है वो इवॉल्व करती है रिस्पॉन्स को एक दूसरे को, तो उसको क्या बोलते हैं? को एवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन। तो देखो को एवोल्यूशन जो है वो इस चीज को सबसे बेस्ट तरीके से शो करता है कि भाई दो स्पीशीज है, इनमें से अगर कोई एक इवॉल्व हो रही है तो दूसरी में भी एवोल्यूशन देखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 24 देखो, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड, यानी नई स्पीशीज का बनना पुरानी स्पीशीज से क्या बोलते हैं? स्पेशिएशन बोलते हैं। पीछे देखा था हमने अभी, एडेप्टेशन, स्पेशिएशन, हाइब्रिडाइजेशन, नन ऑफ द अबव, दैट इज स्पेशिएशन, नई स्पीशीज का बनना, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं, देखो
सिंपैट्रिक स्पेशिएशन अकर्स इन, सिंपैट्रिक स्पेशिएशन कहाँ मिलता है, यानी ऐसा स्पेशिएशन जो कि किसी एक ही जगह पर होता है उसको सिंपैट्रिक स्पेशिएशन बोलते हैं। इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज ड्यू टू जीन फ्लो और ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये जो सेम जियोग्राफिक एरिया जो होता है उसमें बनने वाली स्पेशिएशन को सिंपैट्रिक स्पेशिएशन कहा जाता है। फर्स्ट, द अर्लीस्ट बाइपेडल होमिनिड वाज, यानी कि सबसे पुराना या सबसे अर्लीस्ट सबसे पहला जो बाइपेडल होमिनिड था वो कौन सा था? होमो हैबिलिस था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, निएंडरथल था या क्रो-मैग्नन था? तो ध्यान रखना वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये होमिनिड यानी शुरुआती इंसान की बात कर रहे हैं। होमो सेपियंस ओरिजिनेटेड इन, होमो सेपियंस यानी आज के इंसान जो है वो कहां ओरिजिनेट हुए थे? एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो हमें ध्यान रखना चाहिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो अफ्रीका के अंदर इवॉल्व हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे, सही बताओ, ठीक है ना? अफ्रीका एग्जांपल। क्वेश्चन 28 देखिए, द निएंडरथल्स लिव्ड ड्यूरिंग 1 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स अगो, 40,000 टू 1 लाख ईयर्स अगो और 5 मिलियन ईयर्स अगो। तो निएंडरथल जो है वो कब रहते थे, कितने टाइम पहले रहते थे? निएंडरथल का जो है आपको दे रखा है एज कब की थी, लगभग 40,000 साल से 1 लाख साल पहले तक जो है वो निएंडरथल हमारे धरती के ऊपर एग्जिस्ट करते, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 29, क्रो-मैग्नन बिलोंग्स टू द स्पीशीज, क्रो-मैग्नन जो है वो कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता था? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और होमो निएंडरथलियनिस। यानी कि अगर मैं बात करूं ये इनमें से सबसे ज्यादा किसके साथ में बिलोंग करता था, ये किसके साथ में कनेक्शन रखता था? तो ध्यान रखना होमो सेपियंस जो है इंसानों के साथ में कनेक्शन रखता था और क्रो-मैग्नन जो है वो आज के इंसानों से भी ज्यादा की ब्रेन कैपेसिटी वाले इंसान थे, जो पता नहीं क्यों एक्सीडेंट हो गए। लेकिन आपको पता है अगर बाई चांस क्रो-मैग्नन इंसान जो है अगर वो दोबारा से आ जाए, मान लो किसी गुफाओं के अंदर वो कहीं पर रह रहे हो और वापस से अगर बाहर निकल आए, तो एक बार के लिए हो सकता है कि वो आज के हमारे मॉडर्न ह्यूमंस जो है उनको भी मात दे दे, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी हमसे भी ज्यादा अच्छी है ना? थी है तो क्या थी, ठीक है? क्वेश्चन 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व फर्स्ट, सबसे पहले कौन इवॉल्व हुआ? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल या क्रो-मैग्नन? तो आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि सबसे पहले ह्यूमंस के जैसे दिखने वाला जो क्रिएचर था वो था होमो हैबिलिस। कौन था? होमो हैबिलिस था फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो कैसा था? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, न्यूट्रल और रिच इन ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना हमेशा O2 जो थी शुरुआत में हमारे ऑक्सीजन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं थी, तो वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। कैसा था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। तो ऐसा माना जा सकता है कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर क्या था? चेंजेस ज्यादा जल्दी आते थे, इसीलिए शायद लाइफ जो है उसकी ओरिजिनेशन हो गया। लेकिन अब हमारा जो एनवायरनमेंट है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमैंट है। तो अगर ऐसा बोला जाए कि क्या आज के टाइम पर जो नई लाइफ का ओरिजिनेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट के अंदर स्पीशीज का तो नहीं, मतलब लाइफ का ओरिजिनेट होना मुमकिन नहीं है, ठीक है ना? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था तो हो गया था, अब नहीं होगा। क्वेश्चन 32 देखिए, द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस रेफर्स टू, तो एबायोजेनेसिस थ्योरी है वो क्या कहती है? थ्योरी एबायोजेनेसिस कहती है कि भैया जो नॉन लिविंग थिंग्स थी ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स थी उनसे ही लिविंग बींग्स बने हैं। आपको ये जानकर के हंसी आएगी कि इस कंसेप्ट के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल दिए जाते थे। वो कहा जाता था कि भाई एक गेहूं का ढेर है, उसके ऊपर अगर पसीने से भीगी हुई शर्ट को आप 21 दिनों तक रखेंगे तो उसमें से चूहे उत्पन्न हो जाएंगे। वेरी नाइस, क्या कंसेप्ट था। इसके अलावा अगर नदी के कीचड़ के ऊपर सनलाइट गिरती है तो उससे मगरमच्छ और मेंढक उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या कंसेप्ट था? कोरी अटकलबाजियां, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये कहता है लाइफ arising from pre-existing life, no, life arising from non-living matter, life created by divine forces and none of the above। तो क्या हो जाएगा? life arising from non-living matter, non-living matter से life originate हुई, ये कंसेप्ट था उनका, ठीक है? तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट प्रूव, मिलर और यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था वो क्या था? एबायोजेनेसिस ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, नहीं,
एग्जिस्टेंस ऑफ फॉसिल्स नहीं, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं। तो उन्होंने एबायोजेनेसिस ऑफ लाइफ को दिखाया था। हालांकि अगर मैं सही बताऊं तो ये उनके लिए कहना गलत है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि मॉलिक्यूल्स जो थे ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे उनसे क्या बनी, आगे चल करके लाइफ फॉर्म्स बनी थी। कि भैया पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, फिर सिंपल ऑर्गेनिक आए, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लगे, देन उसके बाद लाइफ की पहली सेल जैसी स्ट्रक्चर बनी। तो ऐसा उन्होंने कुछ कहा था, ठीक है ना। क्वेश्चन 34 देखिए, द प्रिमोर्डियल सूप थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। प्रिमोर्डियल सूप, शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो हम मानते हैं कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी वो धरती के ऊपर पानी के अंदर ओरिजिनेट हुई थी, और उस समय अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। तो इतने अर्थ के टेम्परेचर के अंदर जो पानी था वो बॉइल्ड फॉर्म में था, है ना, बहुत गर्म था, और उसके अंदर कई सारे ऑर्गेनिक मटेरियल भी थे। तो उसको बॉइल्ड या प्रिमोर्डियल सूप कहा किसने, डार्विन ने, ऑपरिन ने, हेल्डेन ने, ह्यूगो डी व्रीज ने और लेमार्क ने। तो भैया ऑपरिन और हेल्डेन ने ये चीज, ठीक है ना, ऑपरिन और हेल्डेन ने ये सूप या प्राइमोर्डियल सूप नाम दिया था, ठीक है। क्वेश्चन 35 देखिए, Which of the following gases does not present in early atmosphere of Earth? अभी अभी देखा था हमने, कौन सी गैस जो थी अर्ली एटमॉस्फेयर में नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी ना। उसके बाद देखो, फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर, फॉसिल्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, किसका एविडेंस देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का, बिल्कुल देते हैं, क्योंकि फॉसिल्स पुराने होते हैं। पुराने फॉसिल्स ये बताते हैं कि शायद नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नई स्पीशीज जो है वो कौन सी फिट थी और वो रही, एग्जिस्ट की, और बाकी मर गई, बिल्कुल कहते हैं। ग्रेजुअल एवोल्यूशन यानी एवोल्यूशन हो रहा है, ये भी बताते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, बिल्कुल बताते हैं कि भाई कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई धरती से, जस्ट लाइक डायनासोर्स। तो इन सब के बारे में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 37 देखिए, Which of the following is considered as a connecting link between reptiles and birds? Reptiles और birds के बीच की connective link जो है वो कौन कही जा सकती है? Archaeopteryx, Ichthyosaurus, Lungfish and Platypus। तो सुनो, जो बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है ना, वो है आर्कियोप्टेरिक्स। आपकी बुक में ना जहां पर डायनासोर्स के डायग्राम दे रखे हैं ना, उसके बीच में एकदम छोटा सा डायग्राम दे रखा है आर्कियोप्टेरिक्स का। तो ये ऐसा माना जाता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक थी। कैसे थी, कैसे थी? इसके ना चोंच मिलती थी, बर्ड का कैरेक्टर, लेकिन चोंच में दांत थे, रेप्टाइल का कैरेक्टर। इनके ना इसके ना पूंछ जो थी ना, उस पे पंख थे, बर्ड का कैरेक्टर, लेकिन पूंछ में वर्टिब्रेज थी, रेप्टाइल का कैरेक्टर। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो टांगे थी ना, हैंडलिम्स जो थे, उनमें स्केल्स थे, ये भी रेप्टाइल का कैरेक्टर थे। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती है कि शायद इन दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक रही। 38 देखिए, फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। जो फॉसिल्स होमो इरेक्टस का था वो सबसे पहले कहां डिस्कवर हुआ? अफ्रीका में, जावा में, यूरोप में या इंडिया में? तो ध्यान रखना, होमो इरेक्टस का जावा के अंदर डिस्कवर हुआ था फॉसिल सबसे पहले, ठीक है ना, ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट इन द। डायनासोर्स जो है वो किस एरा के अंदर एक्सटिंक्ट हुए थे? तो ध्यान रखना, वो मीसोजोइक एरा के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए, लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो वो डायनासोर्स जो है वो खत्म हो गए। 40 देखो, अम्बेर फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ। अम्बेर फॉसिल्स क्या होते हैं? अगर ऐसे फॉसिल्स जो कि बर्फ में दब जाते हैं कई और वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, इवन उनके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो भी हमें एज इट इज मिल जाते हैं, तो वो अम्बेर फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। जिनमें सॉफ्ट टिश्यूज, एंटायर ऑर्गन इन रेजिन, बोन्स एंड शेल्स, तो एंटायर ऑर्गेनिज्म इन रेजिन ये मिल जाते हैं, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक है ना। वुली मैमंथ नाम का एक एलिफेंट था जो हमें एज इट इज मिल गया था, जो कि लगभग 40,000 साल पहले हमारे अर्थ के ऊपर रहा करता, बहुत बड़ा मैमल था वो, वुली मैमंथ एलिफेंट था, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय, यानी कि मॉलिक्यूलर एविडेंसेस जो है एवोल्यूशन का वो कौन प्रोवाइड करवाता है? डीएनए सीक्वेंसिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, सिमिलर जेनेटिक कोड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, डीएनए सीक्वेंसिंग दिखाती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर भी दिखाता है, अलग अलग तरह की प्रोटीन्स होती है वो भी दिखाता है, सिमिलर जेनेटिक कोड्स ये भी दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारा ओरिजिन किसी एक ही जगह से होता। कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल हमने ये देखा था कि यू जो था वो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, इसको करता है, फिनाइल एलेनिन को कोड करता है,
और बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक वो यही काम करता है। अगर बीच में कहीं यू यू आ जाएगा तो उसके ऊपर फिनाइलएलानाइन नाम का एमिनो एसिड आकर ही बैठेगा। कह सकते हैं ना भैया कि कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं, चाहे एक सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया से कनेक्टेड क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो है। ये भी दिखाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर इज इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। 42 देखिए, द सिमिलैरिटी ऑफ द साइटोक्रोम सी इन ह्यूमंस एंड द चिंपैंजीज सजेस्ट होमोलोगस ऑर्गन्स, कॉमन एंसेस्ट्री, एनालॉगस ऑर्गन्स और म्यूटेशन थ्योरी। तो देखो साइटोक्रोम सी जो है चिंपैंजी में मिलता है और ह्यूमंस में मिलता है। ये क्या दिखाता है? ये हो सकता है कि इनकी कोई कॉमन एंसेस्ट्री हो, और वास्तव में ऐसा था कि कॉमन एंसेस्ट्री को एक कॉमन एंसेस्टर मिला, ठीक है ना, उसका फॉसिल्स मिले। ऐसा माना जाता है कि उससे आगे चल करके एक ब्रांच से आगे ह्यूमन बने और दूसरे ब्रांच से जो है वो चिंपैंजीज और एप वगैरह जो है वो सब बने थे। तो ये चीज क्या दिखाती है? कॉमन एंसेस्ट्री दिखाती है। क्या दिखाती है? कॉमन एंसेस्ट्री। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 43 देखिए, द मॉलिक्यूलर क्लॉक्स मेजर, यानी मॉलिक्यूलर क्लॉक जो है वो क्या मेजर करती है? एज ऑफ फॉसिल्स को नहीं, रेट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज को हो सकता है, एज ऑफ अर्थ को, और नन ऑफ द अबव। सुनना, मॉलिक्यूलर क्लॉक्स जो है वो मेजर करती है रेट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज के, चेंज कितना जल्दी आ रहा है, एवोल्यूशन कितना जल्दी हो रहा है और कितना स्लो हो रहा है, उस चीज को बताती है वो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हेल्प्स टू स्टडी। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है वो किस चीज को स्टडी करने में हेल्प करती है, हमें ये देखना है। तो फॉसिल रिकॉर्ड्स, ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और एडेप्टेशंस। तो ध्यान रखना, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हमें ये दिखाती है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है वो किसके साथ कैसे हैं, डीएनए जो है वो कितना, किस स्पीशीज का डीएनए किस दूसरी स्पीशीज के साथ में मैच करता है, वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाने के काम आता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 45, विच मॉलिक्यूल इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर फॉसिल। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर फॉसिल कहते हैं? फॉसिल का मतलब पता है क्या होता है? फॉसिल का मतलब ये होता है कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो हमें पता है, हमने एमबीआई पढ़ा है, हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉसिल है वो है आरएनए, क्योंकि शुरुआत में ऐसा मानते हैं कि जो पहला जेनेटिक मटेरियल बना होगा वो आरएनए ही बना होगा ना, उसी से इवॉल्व होकर के स्टेबलाइजिंग यूनिट बनी होगी जो कि डीएनए के फॉर्म में आई होगी। ठीक है। तो फॉसिल के फॉर्म में बात करें तो सबसे पहले भैया आरएनए होगा। क्वेश्चन नंबर 66, द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमंस आर। ह्यूमंस के क्लोजेस्ट रिलेटिव जो है वो कौन है? गोरिल्ला, चिंपैंजीज, ओरांगुटान्स और गिबन्स। ये सारे के सारे क्या है? बंदरों की स्पीशीज के नाम है। तो इनमें चिंपैंजीज जो है वो सबसे क्लोजेस्ट माने जाते हैं, बड़े समझदार भी माने जाते हैं चिंपैंजी जो है ना। क्वेश्चन 46 का आंसर सेकंड। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमोसेपियंस अप्रोक्सीमेटली। होमोसेपियंस जो है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? लगभग 1350 सीसी के आसपास की थी। यहां पर 1350 सीसी जो है वो थर्ड ऑप्शन में है। क्या है? 1350 सीसी के आसपास। होमो हैबिलिस इज ऑल्सो नोन एज। होमो हैबिलिस जो है उसको क्या नाम देते हैं? हैंडीमैन, जावामैन, अपराइटमैन और क्रोमैग्नन। तो ध्यान रखना, उसको हैंडीमैन भी नाम देते हैं। सबसे पहले हैंड्स का यूज करना, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से, वो उसने होमो हैबिलिस ने स्टार्ट किया था। तो हैंडीमैन, इट इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द जीनस होमो फर्स्ट अपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली। जीनस होमो यानी होमो हैबिलिस की बात कर लेते हैं अपने। तो होमो वर्ड वाले जितने भी ह्यूमंस थे वो सबसे पहले कहां पर अपीयर किया हमने? कितने मिलियन ईयर्स अगो? 1.5, 2, 4 या 6, तो लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात है ये, जब हमने होमो वर्ड यूज करना चालू किया, मतलब उन क्रिएचर्स के लिए होमो वर्ड आया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 49 का सेकंड। 50 देखिए, द स्केलेटल रिमेन्स इन एन ऑस्ट्रेलोपिथिकस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो स्केलेटल है वो हमें कहां से डिस्कवर हुआ था? फर्स्ट डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, यूरोप और एशिया। ध्यान से यहां पर दिया हुआ भी है कि साउथ अफ्रीका जो है उससे उसका डिस्कवर किया गया था ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो स्केलेटन था वो। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका नहीं, ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका से लिया गया था। साउथ अफ्रीका कहां से कर दिया? ईस्ट अफ्रीका से मिला था। ठीक है ना। ऑप्शन जो था बी, इथोपिया और तंजानिया, है ना। 51 देखो, रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ स्मॉल पॉपुलेशंस आर कॉल्ड।
यानी रैंडम चेंजेस जो है एलील की फ्रीक्वेंसीज के अंदर, रैंडम चेंजेस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? देखो, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशंस या नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो, जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है जो अलग छोटी छोटी पॉपुलेशंस के अंदर, उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि बड़ी पॉपुलेशन है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटी पॉपुलेशन अलग हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ जाएगा, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, फाउंडर इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ, फाउंडर इफेक्ट रिजल्ट किसका है? लार्ज पॉपुलेशन का, जेनेटिक ड्रिफ्ट का, म्यूटेशन का और नन ऑफ द अबव का। तो सुनना ध्यान से, फाउंडर इफेक्ट जो है वो रिजल्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। फाउंडर इफेक्ट होता क्या है ये देखो, हमने बोला था ना कि हो सकता है किसी पॉपुलेशन के अंदर कुछ एलील्स जो है जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो, और वो अगर मान लो अपनी मेन पॉपुलेशन से अलग होकर के एक नई पॉपुलेशन बनाए, तो हो सकता है जो पहले कम थे वो दूसरी पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा और ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा नंबर में हो जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो तो चेंज हुई। तो जो एलील्स पहले कम थे वो ज्यादा हो गए, तो वो वहां के एक तरीके से हो गए फाउंडर एलील्स हो गए। इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को बोल सकते हैं हम फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं संस्थापक प्रभाव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53, जेनेटिक वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय, जेनेटिक वेरिएशंस कौन कॉज करता है? म्यूटेशन, हाँ करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिल्कुल होता है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है इस प्रोसेस में। जीन फ्लो इससे भी होता है, एंड ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। क्वेश्चन 54, द बॉटलनेक इफेक्ट अकर्स ड्यू टू, बॉटलनेक इफेक्ट जो है वो कैसे अकर्स होता है, यानी किस कारण से होता है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। सीवियर रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, बिल्कुल हो सकता है। हाई म्यूटेशन रेट्स और जीन फ्लो। तो यहां पर आपको देखेगा सबसे सबसे बेस्ट अगर इसका एग्जांपल जो है ना वो सीवियर रिडक्शन हो जाएगा पॉपुलेशन साइज में, इसी को बॉटलनेक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है वो कई बार लोग समझाते भी हैं कि किसी बॉटल के अंदर से आप कोई गोलियां निकालते हो तो उसके बाद में कैसी गोली, रैंडमली अगर कोई गोली बाहर निकलती कौन से कलर की होगी, और उसका हम कनेक्शन दिखाते हैं कहां पर? एलील्स के साथ में, ठीक है ना। वो उसका पूरा एक कंसेप्ट होता है। 54 का आंसर सेकंड हो जाएगा। 55 की बात करते हैं अपने। 55 में क्या कहता है देखो, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, इनमें से कौन सा जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स नहीं है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग ओवर, जीन फ्लो या क्लोनिंग। तो इसमें आपको पता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा, जीन फ्लो भी नहीं होगा, क्योंकि इनसे सभी से क्या होता है, एलील्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। क्लोनिंग का आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है ना। क्लोनिंग जो है उसके अंदर क्या होता है, एग्जैक्टली सिमिलर इंडिविजुअल्स बनते हैं, पेरेंट्स के एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं वो। तो क्वेश्चन 56 देखो, द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इज नोन एज, कोई ऐसा एवोल्यूशन जो कि अलग अलग स्पीशीज का है, जो कि कॉमन एंसेस्ट्री रखती है, और स्पीशीज जो है वो काफी अलग अलग है, और एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन कहेंगे, या को एवोल्यूशन कहेंगे। तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर तो हम दो एग्जांपल ले सकते हैं, डार्विन फिंच का फिंच और मार्सुपियल मैमल्स का। ये सब किसी एक ही जियोग्राफिकल एरिया में और कॉमन एंसेस्ट्री से बने हैं, इसका क्या हो जाएगा? एडेप्टिव रेडिएशन एग्जांपल, इसका ऑप्शन एडेप्टिव रेडिएशन सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड। 57 देखिए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स, ओके, एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ, यानी पेंगुइन्स के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स जो है वो एग्जांपल है किसका? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, एडेप्टिव रेडिएशंस का, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का और होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का। सुनो ध्यान से, इन ये तो बर्ड है, कौन है? पेंगुइन बर्ड है, और डॉल्फिन जो है वो मैमल है। फंक्शन सेम हो रहे हैं लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। 58 देखिए, मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट, ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एडेप्टिव रेडिएशंस, मेरे को तो पहले ही सही लग रहा है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, म्यूटेशन थ्योरी। तो मेरे को तो सबसे सही लगता है एडेप्टिव रेडिएशंस भैया, और ये एग्जांपल्स है, बहुत जगहों पर दे रखा है, मार्सुपियल्स, डार्विन फिंचेस, एडेप्टिव रेडिएशंस, एडेप्टिव, कई बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए,
द आई ऑफ एन ऑक्टोपस एंड द आई ऑफ अ ह्यूमन आर एग्जांपल ऑफ। ह्यूमन की आई और ऑक्टोपस की आई जो है वो एग्जांपल है किस चीज का? तो भैया वो एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है। किसका? एनालोगस, क्योंकि मैं बताता हूँ उनका ओरिजिन तो होता है ना वो अलग अलग होता है, लेकिन काम फंक्शन जो है वो सेम है। होमोलोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स और फॉसिल एविडेंस, तो ध्यान रखना ये एनालोगस ऑर्गन्स का एनालोगस का। क्वेश्चन 60 देखिए, एवोल्यूशन ड्यू टू सिमिलर एनवायरमेंटल सिलेक्शन प्रोसेस प्रेशर्स लीडिंग टू अ सिमिलर ट्रेट्स इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा एवोल्यूशन जिसके अंदर सिमिलर एनवायरमेंटल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जो सिलेक्शन प्रेशर भी सिमिलर था, लीडिंग टू अ सिमिलर ट्रेट्स इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, उनमें सिमिलर ट्रेट्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल प्रेशर ही ऐसा है, तो उस चीज को क्या बोल सकते हैं? तो देखो, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कोएवोल्यूशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो देखो, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन इस चीज का एग्जांपल हो सकता है। हम बोलते हैं ना कि बी के बर्ड्स और जो बर्ड्स होते हैं उनके जो विंग्स हैं, बी के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं सिमिलर फंक्शन करते हैं, यानी सेम फंक्शन करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि वो इसके कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल। दो अनरिलेटेड स्पीशीज एक ही जगह पर आ रही हैं, ठीक है ना, तो वो काम हो सकता है वहां। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड। लेमार्क की जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो क्या दिखाती है? नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, म्यूटेशन थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो आपको पता है ये तो डार्विन की है, और ये तो भैया ह्यूगो डिब्रिज की है, तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि वही कैरेक्टर जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम के दौरान ग्रहण करता है, यानी एक्सेप्ट करता है, वो आगे अगली जनरेशन में चले जाते हैं, जो कि गलत हो गया था बाद में ना। क्वेश्चन 62 देखिए, which of the following is not a mechanism of evolution। इनमें से कौन सी चीज जो है वो मैकेनिज्म नहीं है एवोल्यूशन के? जेनेटिक ड्रिफ्ट बिल्कुल है, नेचुरल सिलेक्शन ये भी है, म्यूटेशन भी है, और एक्वायर्ड ट्रेट्स जो है वो नहीं है, क्योंकि वो सेम चीज जो है वो लेमार्क वाली थ्योरी को बता रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 एक्वायर्ड ट्रेट्स वाली चीज जो है वो नहीं है। क्वेश्चन 63 देखिए, द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। म्यूटेशन थ्योरी जो है एवोल्यूशन की वो किसने प्रपोज की? ह्यूगो डिब्रिज, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड वेलेस और लेमार्क ने। तो ये भैया ह्यूगो डिब्रिज ने प्रपोज की थी, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 64 देखिए, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो किस चीज पर बेस्ड है? ठीक है, ओवर प्रोडक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो सकता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड म्यूटेशन ये नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो नहीं, म्यूटेशन एंड साल्टेशन नहीं, ये चीजें नहीं हो सकती। ओवर प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वो इसका एग्जांपल हो सकता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ताकि वो नेचर के अंदर डोमिनेंट हो पाए, और उनमें से जो सबसे ज्यादा फिट होंगे वही नेचर में सर्वाइव कर पाएंगे। अदर जो होंगे, जो वीक होंगे, जो उस एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, वो सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना, ये चीज थी। तो 64 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूगो डिब्रिज बेस्ड हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन। ह्यूगो डिब्रिज ने जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी वो किसके बेस पर दी थी, यानी किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दी थी? डार्विन फिंचेस नहीं, इवनिंग प्रिमरोज, बिल्कुल इवनिंग प्रिमरोज, आइनेथोरा लेमार्कियाना साइंटिफिक नेम है उसका। फॉसिल्स नहीं, निएंडरथल पर नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ निएंडरथल मैन वाज 1200 सीसी, 1400 सीसी, 1600 सीसी और 1000 सीसी। ध्यान रखना, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी निएंडरथल की वो लगभग 1600 सीसी के बराबर थी, ठीक है ना, 1600। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विच स्पीशीज ऑफ अर्ली ह्यूमंस मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन्स। यानी कौन सी स्पीशीज जो थी उन्होंने ह्यूमंस, कौन सी स्पीशीज थी ह्यूमंस की जिन्होंने सबसे पहले स्टोन के टूल्स बनाना स्टार्ट किए थे खुद के बचाव के लिए। हालांकि वो खुद के बचाव के लिए बनाते थे, उससे शिकार करते थे जरूर जानवरों का, लेकिन खाते नहीं थे, वो सिर्फ अपने खुद के बचाव के लिए काम करते थे। ये काम किया किसने था? होमो हैबिलिस ने किया था। किसने किया था? होमो हैबिलिस ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, होमो इरेक्टस इज ऑल्सो नोन एज। होमो इरेक्टस जो है वो नोन है कैसे? जावा मैन, क्रोमैग्नन मैन, हैंडीमैन या मॉडर्न मैन। तो उसको क्या बोल सकते हैं? उसको जावा मैन बोलते हैं। इसको बोलते हैं जावा मैन कहा जाता है। ठीक है,
69 देखिए क्वेश्चन, फॉसिल्स ऑफ क्रो-मैग्नन वर फाउंड इन, जो फॉसिल्स थे क्रो-मैग्नन के वो कहां से फाउंड हुए थे? वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। तो अगर मैं बात करूं वो यूरोप के अंदर डिस्कवर हुए थे उसके फॉसिल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, होमोसेपियंस अपीयर ड्यूरिंग द, होमोसेपियंस जो है वो किस दौरान किस एरा के टाइम पर अपीयर हुआ था? मेसोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा और प्री कैम्ब्रियन एरा। तो ध्यान रखना सिनोजोइक एरा के टाइम पर वो अपीयर हुए थे होमोसेपियंस, ठीक है, इंसानों के जैसे दिखने वाले फर्स्ट एंसेस्टर्स। माइक्रो एवोल्यूशन रेफर्स टू, माइक्रो एवोल्यूशन रेफर्स क्या करता है? चेंजेस विद इन पॉपुलेशन ओवर द टाइम, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, लार्ज स्केल एवोल्यूशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। तो ध्यान रखना चेंजेस विद इन द पॉपुलेशन ओवर द टाइम इज कॉल्ड एज अ माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर 71 का फर्स्ट। 72 देखिए, Which of the following is not a factor of microevolution? इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है जो कि माइक्रो को दिखाता है? जीन फ्लो, जीन फ्लो तो हो सकता है माइक्रो लेवल पे, नेचुरल सिलेक्शन ये भी हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी हो सकता है, स्पेशिएशन वो तो रिजल्ट है इसका, वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर होगा स्पेशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, वेरिएशंस विद इन द स्पीशीज इज कॉज्ड बाय, यानी किसी स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस जो होते हैं वो किसके द्वारा कॉज होते हैं, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कर सकते हैं, चेंजेस पूछ रहे हैं ना स्पीशीज के अंदर, चेंजेस तो कैसे भी आ सकते हैं, अब उनका आगे जाना और नहीं जाना वो बात अलग है। म्यूटेशंस बिल्कुल हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, सब हो सकता है ना। एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन इज, माइक्रो एवोल्यूशन का एग्जांपल क्या है? एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, माइक्रो लेवल पर बात चल रही है, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर भी है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के अंदर रेजिस्टिविटी आ रही है। एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज नहीं, एडेप्टिव रेडिएशंस ये भी नहीं होता। तो ए, सी और डी इन तीनों में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, ऑप्शन सेकंड। 74, अब हम 75 देखते हैं। 75 क्या कहता है? जीन फ्लो रेफर्स टू, जीन फ्लो रेफर्स करता है एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशंस, यानी पॉपुलेशन के बीच में जीन्स जो है उनका एक्सचेंज हो जाना। रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, चेंज ड्यू टू म्यूटेशन एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो देखना एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू पॉपुलेशंस दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो। कोई दो अलग अलग पॉपुलेशंस है, उनके अंदर कुछ मेंबर्स जो है वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में चले गए, तो दैट इज जीन फ्लो, वो जीन फ्लो है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म गए वो साथ में अपने एलील्स ले गए। क्वेश्चन 76 देखिए, द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, हमारी धरती जो है अप्रोक्सीमेटली कितने साल पुरानी है उसके बारे में बात करें। 3.5 बिलियन, 4.5 बिलियन, 6 बिलियन और 2.5 बिलियन। तो एनसीईआरटी डाटा है ये, 4.5 बिलियन पुरानी है हमारी अर्थ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, Which process is responsible for the extinction of dinosaurs? डायनासोर के एक्सटेंशन का क्या कारण रहा होगा? नेचुरल सिलेक्शन नहीं, अब मटेरियल इम्पैक्ट हो सकता है, एनवायरमेंटल, कई सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट या कई डिजास्टर के कारण हो सकता है वो एक्सटेंट हो गए हो। एडेप्टिव रेडिएशंस नहीं होगा, कोएवोल्यूशन नहीं होगा, तो मैटर इम्पैक्ट, ठीक है ना। इसके बाद 78 देखिए, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, पेंसपर्मिया थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी? पेंसपर्मिया थ्योरी कहती क्या है, पहले तो मैं ये बता देता हूं। पेंसपर्मिया थ्योरी ये कहती है कि भैया अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई, ठीक है ना, बाहर से किसी स्पोर के फॉर्म में अर्थ पर लाइफ आई, क्योंकि अर्थ के ऊपर फेवरेबल कंडीशंस थी, तो वो जो लाइफ थी या जो स्पोर था वो यहाँ डेवलप हुआ और लाइफ जो है वो धीरे 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 इस जगह पर या अर्थ के ऊपर डेवलप हुई। ये होती है पेंसपर्मिया थ्योरी, और चार्ल्स डार्विन ने नहीं दी थी, ऑपरेन और मिलर ने भी नहीं दी थी, तो सेवेंटे आर्थरेंस जो है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा, सेवेंटे आरेनियस। सेवेंटी 79 देखिए, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज लाइकली, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, सबसे पहला अभी पीछे करके आए हम फॉसिल्स, जो कि मॉलिक्यूलर फॉसिल है, कौन है? आरएनए, तो सबसे पहले आरएनए बना होगा, है ना। क्वेश्चन 80 देखिए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? देखो ऐसा मानते हैं कि ऐसे ऑर्गन्स जो
कभी हमारे एंसेस्टर्स में एक्टिव हुआ करते थे, आज हमारे अंदर वो इतने एक्टिव नहीं है या किसी काम के लिए इतने यूज में नहीं आते, उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं क्योंकि वो रिड्यूस हो जाते हैं, फंक्शन भी उतना नहीं कर पाते वो। तो फंक्शनल ऑर्गन्स, नॉन फंक्शनल रिमेनेंट्स ऑफ ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, तो नॉन फंक्शनल रिमेनेंट्स ऑफ ऑर्गन्स जो है वो होंगे इसका एग्जांपल सेकंड। चलें आगे 81 देखिए, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज प्रिपेयर्ड मॉथ्स, पेपर्ड मॉथ्स इज एन एग्जांपल ऑफ, पेपर्ड मॉथ का एग्जांपल जो है, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एग्जांपल पे आता है, वो किस चीज पर बेस्ड है? नेचुरल सिलेक्शन पर, म्यूटेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और स्पेशिएशन। तो देखो वो नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है कि आपकी बुक ने नेचुरल सिलेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली शुरुआत में उसी का एग्जांपल दिया हुआ है कि जब क्या हुआ था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो लाइकेंस ग्रो करते थे, प्लांट्स के ऊपर लाइकेन ग्रो करते थे, तो उनके बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट कलर के मॉथ जो है वो छिप जाते थे और ब्लैक या डार्क विंग वाले मॉथ जो थे उनका शिकार कर लिया जाता था। वहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, पेड़ के तने काले पड़ गए, फिर ब्लैक कलर के मॉथ जो है उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ और व्हाइट कलर वाले दिखने लगे। ऐसा करके एग्जांपल है ना। 82 देखिए, द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट सेल वाज, सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था फर्स्ट सेल का वो कैसा था? एबायोटिक था, बायोटिक था, बाय डिवाइन क्रिएशन था और बाय क्लोनिंग था। तो देखो फर्स्ट सेल जो थी वो कैसी, बायोटिक थी। तो यानी सबसे पहली जो सेल बनी होगी तो ऐसा माना होगा ना कि किसी सेल के एंसेस्टर ने आगे चल करके डिवाइड किया होगा या क्लोन बनाया होगा, तो वो बायोटिक थी, है ना, बायोटिक थी। द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल वाज बायोटिक। क्वेश्चन 83 देखिए, 83 कहता है Which of the organism is a connective link between reptiles and mammals? रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक जो है वो कौन सी है? प्लेटिपस, आर्कियोप्टेरिक्स, लंगफिश और क्रोकोडाइल। ध्यान रखना, प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देखो ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले फिशेस आई थी जो कि समुद्रों में थी ऑब्वियसली, उसके बाद में उनसे बने थे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से आगे चल करके आए थे रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से दो ब्रांचेस निकली, रेप्टाइल्स में दो ब्रांचेस निकली, एक से बने बर्ड्स और उसका हमने देख भी लिया एग्जांपल, आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिव लिंक था, और इससे एक ब्रांच से बने मैमल्स, और इसकी कनेक्टिव लिंक जो है वो डकबिल प्लेटिपस होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 84 की, द टर्म स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाज यूज्ड बाय, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल, ये टर्म सबसे पहले यूज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने, अल्फ्रेड वेलेस ने, ठीक है, लेमार्क ने या फिर ह्यूगो डी व्रिज ने। तो वो काम किया था चार्ल्स डार्विन ने, यही दिए थे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पत्ति की क्षमता, ये सब चीजें थी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉसिल ऑफ Tikalik represents the transaction between fish and amphibians, reptiles and birds, mammals and birds, and amphibians and reptiles. So that is represents fishes and amphibians. ठीक है ना, ये बीच की चीज को दिखाते हैं। The microevolution involves the changes in, microevolution के जो changes है वो involve किस में होते हैं? Population over the time, entire species, इकोसिस्टम्स में या अर्थ्स क्लाइमेट में। तो माइक्रो एवोल्यूशन जो होती है वो हमेशा पॉपुलेशन पर ही लागू होती है, इसके अलावा तो और आप दूसरा एग्जांपल कर ही नहीं सकते इसका आंसर। ठीक है ना, 86 का फर्स्ट हो जाएगा। 87 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो माइक्रो एवोल्यूशन का है? एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया आ रही है तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पिछले भी हमें सेकंड ही किया। Which is the following is not a factor influencing microevolution, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि माइक्रो एवोल्यूशन के लिए नहीं है, जो ये माइक्रो एवोल्यूशन को इवॉल्व नहीं करता? ठीक है, जीन फ्लो करता है, म्यूटेशन ये भी करता है, नेचुरल सिलेक्शन ये भी करता है, प्लेट टेक्टोनिक्स ये नहीं करता भैया, ये तो ज्योग्राफिकल फैक्टर है। फोर्थ ऑप्शन ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 89, माइक्रो एवोल्यूशन कैन लीड्स टू, माइक्रो एवोल्यूशन जो है क्या लीड कर सकता है? क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ग्रेजुअल चेंजेस विद इन द पॉपुलेशन, एक्सटेंशन ऑफ ऑल स्पीशीज, एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ग्रेजुअल चेंजेस इन ओवर पॉपुलेशन। इसके अलावा और ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, द जीन फ्लो अफेक्ट्स माइक्रो एवोल्यूशन बाय, जीन फ्लो जो है वो अफेक्ट करता है माइक्रो एवोल्यूशन को कैसे?
क्वेश्चन इसका ऑप्शन देखिए, एडिंग न्यू जेनेटिक वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन सकता है, कॉजिंग रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसीज, नहीं ये नहीं हो सकता, रैंडम चेंजेस, preventing mutations and eliminating genetic diversity, then adding new genetic variations in population। अभी पीछे करके आए कि वो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिकली रेजिस्टेंट बन रहा है इससे, है ना। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम अ न्यू पॉपुलेशन मे बी एक्सपीरियंस, यानी छोटा स्मॉल ग्रुप है जो कि ब्रेक अवे हो गया है अपनी पॉपुलेशन से, और वो क्या हो सकता है, जीन फ्लो हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो सकता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो सकता है। बड़ी पॉपुलेशन में से छोटी पॉपुलेशन निकलना, दैट इज लीड टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, द बॉटलनेक इफेक्ट इन माइक्रो एवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, शार्प रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंक्रीज म्यूटेशनल रेट, तो क्या हो जाएगा, शार्प रिडक्शन इन पॉपुलेशन, ये आंसर। 93 देखिए, which of these is a source of genetic variation in microevolution, सोर्स क्या है जेनेटिक एवोल्यूशन का या जेनेटिक वेरिएशंस का माइक्रो एवोल्यूशन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्रॉसिंग ओवर है, म्यूटेशंस है, ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव आंसर। 94 देखिए, द फाउंडर इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और कोएवोल्यूशन। तो इसके अंदर जो फाउंडर इफेक्ट है वो एग्जांपल किसका है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जांपल है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसके कारण से हो सकता है फाउंडर इफेक्ट, बताया भी था, छोटी पॉपुलेशन जो है किसी बड़ी पॉपुलेशन से अलग हुई है, उसके अंदर हो सकता है वो पॉपुलेशन इसमें वो एलील्स जो पुराने वाले में कम थे इस वाले में ज्यादा है, वो हो सकते हैं फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल। 95 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम इज shows no evolution as a constant allele frequencies is not affected by the gene flow mutations or selection, all of the above। तो हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल जो है वो इक्विलिब्रियम ये सब बताती है, कोई एवोल्यूशन नहीं होगा हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो कोई एवोल्यूशन होता नहीं, एलील फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहती है, जीन फ्लो वगैरह जो है इज नॉट अफेक्टेड बाय जीन फ्लो म्यूटेशन और सिलेक्शन, नहीं ये तो हो सकता है इज अफेक्टेड होगा, यहाँ पे इज अफेक्टेड होगा, ठीक है ना, इज अफेक्टेड बाय जीन फ्लो म्यूटेशन एंड सिलेक्शन, फिर ऑल ऑफ द अबव बैठ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 96 देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन, जे.बी. लेमार्क ने, अल्फ्रेड वेलेस ने और ह्यूगो डी ब्रीज ने, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, लेमार्क ने दिए थे, है ना। क्वेश्चन 97 देखिए, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, डार्विन्स की जो थ्योरी है जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किस पर बेस्ड थी, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, नहीं ये तो लेमार्क की थी, ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशंस एंड द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इस पर बेस्ड थी, ऑप्शन तो सही है, म्यूटेशंस नहीं था, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं। 98 देखो, अकॉर्डिंग टू द डार्विन एवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू, डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन जो है वो कैसे होता है, एनवायरमेंटल प्रेशर से, म्यूटेशन से, नेचुरल सिलेक्शन से, बोथ ए एंड सी। देखो म्यूटेशन की थ्योरी तो अलग थे, ये दोनों जो पॉइंट थे वो उनकी थ्योरी के अंदर थे, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट के दो क्वेश्चन देखते हैं। 99 देखिए, ह्यूगो डी ब्रीज म्यूटेशन थ्योरी स्टेटेड दैट, ह्यूगो डी ब्रीज की म्यूटेशन थ्योरी जो है वो क्या कहती है, एवोल्यूशन इज ग्रेजुअल, एवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है, ओके, एवोल्यूशन अकर्स थ्रू द लार्ज सडन म्यूटेशन से, बिल्कुल सही है, एडेप्टेशंस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन, हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन हैज अ नो रोल ऑफ एवोल्यूशन, ये तो नहीं हो सकता भैया। यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट बात करूं ना तो एवोल्यूशन अकर्स थ्रू द लार्ज एंड सडन म्यूटेशन से, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद हु इंडिपेंडेंटली अराइव्ड द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कौन किसने इंडिपेंडेंटली अराइव किया था नेचुरल सिलेक्शन जो है उसका कंसेप्ट, चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलेस, डार्विन एंड लेमार्क नहीं, वेलेस ह्यूगो डी ब्रीज नहीं, मेंडल एंड डार्विन ये तो बिल्कुल भी नहीं, तो चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलेस। यहाँ हमने 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए हैं एवोल्यूशन से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, इसका आंसर मिलेगा आपको जरूर से जल्द इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की जल्दी से हम नेक्स्ट सेशन में उसके एमसीक्यूज भी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए